अगर कांग्रेस को सरकार बनाना है, श्रीमान फूल सिंह वरैया अगर इस व्यक्ति पे दाव खेल जाते हैं तो 2028 में कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन सकती है। अभी नहीं दिया तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही। तो बाबा भागेश्वर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा के? पर्ची के हिसाब से तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। करते हैं, हम प्रोफेसर हैं, हमारा यही काम है, रिसर्च स्कॉलर्स। हमने PhD सीपे की है, प्लॉट एंड कैरेक्टर इन द फिक्शन ऑफ आर्क एंड आयरन। कौन सा कैरेक्टर किस प्लॉट पर यानी किस परिस्थिति में क्या करेगा, इस हिसाब से मेरी रिसर्च बोलती है। जीतू पटवारी CM के फेस नहीं हो सकते और चुनाव नहीं जीत सकते। तो प्रोफेसर डॉक्टर चमनलाल हिंडोलिया जी की रिसर्च क्या कहती है? 2028 में कांग्रेस किसको अपना मुख्यमंत्री का फेस देखे, किसके नेतृत्व में चुनाव? पिछले 20 साल से मेहनत की है, ना दिग्विजय सिंह ने इतनी मेहनत की, ना जीतू पटवारी ने, ना कमलनाथ ने, ना किसी भी नेता ने। उनके पास एक नेता है जिसे वो सौभाग्य बस कहें कि उनके पास आ गए, श्रीमान फूल सिंह वरैया की बात करें। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो इनका युग तो गया। जयवर्धन का भविष्य है, अच्छा भविष्य है, फ्यूचर है, तो इनका आगे है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं हो सकते। भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी भी होगा। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। सर, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय ग्वालियर में हूँ और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। सन 2004 में MP लोक सेवा आयोग से PhD की डिग्री हासिल की और 2019 में उन्होंने रिजाइन करके आज वो देश की सेवा के लिए और मेडिटेशन कर आज 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को वो आज एक नया मार्गदर्शन दे करके भौतिक बात से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज से बहुत से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर चमनलाल हिंडोलिया जी, आपकी जन अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। आप भिंड दतिया से, आपके पृष्ठभूमि भिंड दतिया में आप रहे हैं, तो वहाँ लगातार पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है वहाँ लोकसभा में। क्या कारण है कि वहाँ हरदम कांग्रेस चुनाव हार जाती है? आपने क्या थीसिस किया है? मैंने पिछले 2023 से 23 की जगह आधा 22 कह लें, मुख्य रूप से पूरे 22 और शुरुआत जनवरी 23 से शुरू से लेकर के एक साल बहुत रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि भिंड लोकसभा कांग्रेस क्यों हारती है, भिंड दतिया। तो इसमें जानने को मिला कि भिंड दतिया लोकसभा इलेक्शन हारती है वहाँ के लोकल लीडर्स की वजह से। वहाँ के लोकल लीडर्स अपने आप को MLA या अपनी कोई कुर्सी, अपनी जागीर या अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सांसद नहीं बनने दे रहे थे। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम हारी, यानी कि जितनी बार भी हारी है, वो वहाँ के लोकल लीडर्स जिम्मेदार हैं। और जब तक लोकल लीडर्स से वहाँ के सिस्टम को नहीं निकाला जाएगा या आएगा, भिंड लोकसभा नहीं जीत सकते हैं। ना तो लोकसभा चुनाव जीत पाती है और ना ही वो मध्य प्रदेश में सरकार बना पाती है। पिछले 30 साल से हाशिए पर टिकी हुई है। उनकी आपसी खींचतान को ज्यादा है, इस चक्कर में सरकार बनती नहीं है और बन भी जाए तो टिकती नहीं है। इसलिए इनको पूरी तरह से पार्टी की समीक्षा करना चाहिए हाईकमान को, और प्रदेश का एक सर्वमान्य नेता जिसको प्रदेश की पकड़ और समझ हो, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो जरूर सरकार बन जाएगी। तो अगर आपने इस तरीके से बात किया कि पकड़ हो, तो दिग्विजय सिंह 10 साल वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं इस समय, और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम 10 साल तक चुनाव लड़ेंगे। वो संकल्प भी पूरा हो गया। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, कांग्रेस का घोषित कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो सर्वमान्य नेता थे, पॉपुलर नेता थे। अभी उनकी पार्टी पे पकड़ तो हो सकती है, प्रदेश की जनता पे बिल्कुल नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ऐसे कोई और लीडर हो, कभी कभी टाइम पे विपक्ष के नेता, विपक्ष में तो सदैव रही है, कोई ना कोई विपक्ष का नेता बनता ही रहा है, वो पूरे प्रदेश का ही नेता है।
इसे हम पॉपुलर नेता नहीं कहते। हम्म, तो हम बात दिग्विजय सिंह पे आया है, तो दिग्विजय सिंह को अगर सीएम घोषित कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश में कभी भी सरकार नहीं बन सकती। वो राज्यसभा में ठीक है। जीतू पटवारी पे दाव लगाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जीतू पटवारी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, बहुत ज्यादा बयान उनके आते हैं, वायरल भी होते हैं लगातार। जीतू पटवारी भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए पूरे प्रदेश के नेता हो गए। और पूरे प्रदेश में वो पूरे प्रदेश की पार्टी के नेता हैं, वो प्रदेश की जनता का नेता नहीं है। वो इतनी उनकी पहचान और पकड़ या पहुंच नहीं है, और वो 1-2 साल में ऐसा चमत्कार भी नहीं कर पाएंगे। 2028 तक 26 लगने वाली है, 2 साल बचते हैं। 26 ही मान लो, 28 तो इलेक्शन का ईयर ही मान के चलो, होने को तो 3 साल है, लेकिन हम 2 साल माने। तो जीतू पटवारी सीएम का फेस घोषित कर भी दिए जाएं, बना भी दिए जाएं, तो जीतू के पटवारी के रहते हुए सरकार वो नहीं बना सकते। वो संगठन को जरूर ठीक ठाक चला लेंगे, अभी उनमें समझ बढ़ने लगी है। पहले तो संगठन की समझ भी उतनी ज़्यादा तो मुझे उनमें दिखी नहीं। इस रीडिंग से और उनके बयानों से जो स्टडी करते हैं, हम प्रोफेसर हैं, हमारा यही काम है रिसर्च स्कॉलर्स। हमने PhD इसी पे की है। प्लॉट एंड कैरेक्टर इन द फिक्शन ऑफ आर के नारायण। कौन सा कैरेक्टर किस प्लॉट पर यानी किस परिस्थिति में क्या करेगा, इस हिसाब से मेरी रिसर्च बोलती है कि जीतू पटवारी सीएम के फेस नहीं हो सकते और चुनाव नहीं जीत सकते। तो प्रोफेसर डॉक्टर चमनलाल हिंडोलिया जी की रिसर्च क्या कहती है? 2028 में कांग्रेस किसको अपना मुख्यमंत्री का फेस देखे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस किसको देखे? हाँ, से हाईकमान का मतलब राहुल गांधी होती है, हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, तो वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, ना किसी व्यक्ति की। हाँ, तो प्रदेश में जिसने पूरे प्रदेश को छान मारा, यानी कि हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर मोहल्ला गली कह सकते हो, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पिछले 20 साल से मेहनत की है। ना दिग्विजय सिंह ने इतनी मेहनत की, ना जीतू पटवारी ने, ना कमलनाथ ने, ना किसी भी नेता ने। उनके पास एक नेता है जिसे वो सौभाग्य बस कहें कि उनके पास आ गए, श्रीमान फूल सिंह बरैया। अगर इस व्यक्ति पे दाव वो खेल जाते हैं तो 2028 में कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन सकती है। ये मेरी रिसर्च है, मेरा अपना वो है, मुझे किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, हमारी अपनी रिसर्च कहती है। तो प्रदेश में जो प्रदेश को समझता हो, प्रदेश की जनता की धड़कन, जनता की बात, हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग की बात जानता हो, वो फूल सिंह बरैया है। वो तो अनुसूचित जाति वर्ग की विचारधारा को जानते हैं, सामान्य वर्ग की तो बात नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये वाली बात सिर्फ जन्म के आधार पर कहना कि वो जन्म से अनुसूचित जाति में पैदा हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर का पद कोई जाति के आधार पर रिजर्व नहीं है, और ना ही किसी इलेक्शन जीतने भर से मान लो MLA बनने से ही चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो पूरे प्रदेश की समझ होना है, तो उनको पूरे प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समाज की बहुत अच्छी स्टडी है। तो उनको सिर्फ अनुसूचित जाति में बांधना ठीक नहीं। अब आज से 25 साल पहले कहते तो बात अलग थी। इस 25 साल में वो इस वक्त सर्व समाज और पूरे प्रदेश के नेता हैं, और चीफ मिनिस्टर का जो पद होता है वो ओपन फॉर ऑल है, नॉट SC ST, कोई रिजर्व सीट नहीं है। तो वो इस वक्त सभी समाज के नेता हैं, और वही तो आप किस तरह के देखते हैं? भविष्य वक्ता के रूप में ये बात कह रहे हैं आप? भविष्य वक्ता है क्या? भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन हम रिसर्च स्कॉलर तो हैं, हम रिसर्च तो करते हैं। और मेरी रिसर्च एज ए प्रोफेसर, एज हम प्रदेश में हम भी घूमे हैं, हमने नज़दीक से देखा है। मैं अपनी गणना की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन। इसे आप सामान्य बातों में भविष्य वक्ता कह सकते हैं। तो भविष्य वक्ता के रूप में चाहें या ये कहें रिसर्च स्कॉलर के रूप में, तो दोनों ही रूप में एक ही बात खरी निकलती है कि अगर कांग्रेस को सरकार बनाना है, अगर शब्द जुड़ा है, तो 1 साल और इंतजार कर लें, 26 देख लें, 27 में कर दें, 27.5 में कर दें, 28 की शुरुआत में कर दें, कम से कम 1 साल, वैसे तो 2 साल दें तो अच्छी बात है, कम से कम 1 साल फूल सिंह बरैया को दें।
वही आदमी सरकार बना सकता है अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, हाईकमान को कांग्रेस की सरकार देखना है तो, और यहाँ के कांग्रेसियों को, यहाँ के नेताओं को। अभी नहीं दिया तो? नहीं दिया तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही। किसकी सरकार बनेगी? फिर कोई पर्ची सरकार बन जाएगी बीजेपी की, और क्या, उनके पास पर्चियां बहुत हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा? डॉक्टर मोहन यादव रिपीट होंगे क्या? अब ऐसे तो नहीं कहा जा सकता मोहन यादव रिपीट होंगे। भाई देखो, बीजेपी के पास बहुत सारी पर्चियां हैं। हाँ। वो कल बागेश्वर का ही नाम निकाल दें पर्ची में, ऐसा नहीं है कि बागेश्वर महाराज का नाम नहीं निकले, उनका नाम निकल जाए। योगी आदित्यनाथ का निकल सकता है तो बागेश्वर महाराज का भी निकल सकता है, तो अगला सीएम वो हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा के? पर्ची के हिसाब से तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, कभी भी निकल जाएगी। अच्छा, तो ये आपके उसमें इस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च में बागेश्वर बाबा का भी नाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो बाबा बागेश्वर के सामने फूल सिंह बरैया टिक पाएंगे फिर? अरे ये कैसा क्वेश्चन, फूल सिंह बरैया के सामने बागेश्वर टिकेगा कि नहीं टिकेगा क्वेश्चन ये करो। एक बार कांग्रेस घोषित करके देख ले, और एक कार्यकाल, मतलब ये जब इलेक्शन होगा तब की बात और है। हाँ। 1 साल की उनका जो कार्यशैली है, उनमें कांग्रेसी जो कार्यकर्ता मरे पड़े और शांत पड़े, उनमें जोश आ जाएगा, उनका आकलन खुद ही लग जाएगा क्या होने वाला है। इलेक्शन की बात तो 28 में होगी, 27 में घोषित कर दो, 1 साल में तूफान आ जाएगा। फूल सिंह बरैया तो बना देना चाहिए फेस, सीएम फेस मेरे हिसाब से तो बना देना चाहिए, मेरे कैलकुलेशन, मेरी रिसर्च। तो फिर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, ये क्या करेंगे? देखो, आपने 4 नाम 2-3 पीढ़ियों के ले लिए, तो पहली पीढ़ी जैसे पीछे की बात करें, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो इनका युग तो गया। जयवर्धन का भविष्य है, अच्छा भविष्य है इनका। जीतू पटवारी का भी अभी बहुत अच्छा भविष्य है, दोनों यंग और एनर्जेटिक हैं, दोनों 28 के लिए सीएम फेस नहीं हो सकते, इनकार नहीं है कि आगे होंगे, इनका फ्यूचर है, अच्छे दोनों एनर्जेटिक और बढ़िया नेता हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो इनका आगे है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं हो सकते। और रही बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो भी वर्तमान में नहीं हो सकते, तो उनको जरा आराम करने दिया जाए, और जयवर्धन जैसे तमाम नेता हैं और जीतू पटवारी, इनको काम करने दिया जाए। सीएम फेस एक ही आदमी हो सकता है, फूल सिंह बरैया जी। तो अभी इस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो 21वीं सदी चल रही है इस समय, तो 21वीं सदी की युवा पीढ़ी जो है इस समय वो मोबाइल की तरफ है, मोबाइल से ही अपना पूरा भविष्य आंक लेती है, मोबाइल पे ही काम कर रही है, तो मेडिटेशन किस लिए जरूरी है इस समय युवा पीढ़ी के लिए? आप इसका रिसर्च, ये आपने आज के समय का बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि हम, आपने कहा कि अभी वर्तमान पीढ़ी मोबाइल पे काम कर रही है, मोबाइल पे नहीं कंप्यूटर पे काम कर रही है। और एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था, फिर पतला कंप्यूटर आ गया, छोटा कंप्यूटर आ गया, अब बात होती है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम कंप्यूटर की बात। 2025 में फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम टनलिंग पे मिला है, कि क्वांटम जो पार्टिकल होते हैं वो दीवार में बिना दरवाजा किए, बिना छेद किए और आर पार जा सकते हैं, और ऐसा प्रूव हुआ, इसी पे मिला। अब दुनिया पहुंच गई है क्वांटम थ्योरी पर, क्वांटम कंप्यूटर बना रही है जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना और यूरोप अब क्वांटम पे बात कर रही है। तो युवा पीढ़ी को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि अब एटम का ज़माना गया, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी ज़माना गया, बोसोन, उसका भी ज़माना गया। ये मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं। अब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम थ्योरी के, क्वांटम के जनक थे मैक्स प्लांक, उन्होंने बात की, जबकि जो 1915, 16, 20 के आसपास ही बात कर दी थी, उनको 18 में नोबेल प्राइज मिल गया था। फिर और आगे चलता गया, एक डेविड बोहम जो थे क्वांटम थ्योरी के प्रोफेसर अमेरिका में, उन्होंने जे कृष्णमूर्ति का इंटरव्यू लिया, जे कृष्णमूर्ति से डिस्कस किया घंटों। और जे कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक गुरु थे, वो आध्यात्म मेडिटेशन की बात करते हैं। तो आज से लगभग 1965 के आसपास
ही साइंटिस्ट इस हिसाब से पहुंच गए थे, और साइंटिस्ट ने ये वाली बात कहना शुरू कर दी थी कि आने वाला समय क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्म का है, मेडिटेशन का है। तो 1965 से आज लगा लो, और अभी लेटेस्ट हैं। तो हम जो आज की पीढ़ी है उनसे कहना चाहते हैं कि अब आप क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम कंप्यूटर की बात करिए, और जो है मेडिटेशन, यही बात करता है जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो कही थी, क्षणिकवाद, क्षण, हर क्षण बॉडी बदल रही है, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ क्षणिक है। तो क्षण को ही पार्टिकल कहते हैं जो समय के पार है, जहां ना समय है, ना मतलब टाइमलेस, फेसलेस, बॉडीलेस, उसके पार अगर जाना है तो ये मेडिटेशन ही ले जा सकता है। हम अगर इसकी बात करें कि दीवार के पार जो निकला था बिना दीवार को छेद किए और ऊपर जाए हुए निकल गया कण, यानी पार्टिकल, वो क्वांटा ही था। और मेडिटेशन भी क्वांटा की बात करती है। तो अभी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, यानी कि जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स जो बात कर रही है वो मेडिटेशन ने सदैव से की थी। इसलिए ध्यान जरूरी है कि इसके आगे मेडिटेशन ही जा सकता है। बिल्कुल है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर आज जिस तरीके से लगातार जो चर्चा छिड़ी हुई है, ग्वालियर के ही आपके अनिल मिश्रा जी आरोप लगाते हैं कि संविधान का निर्माण जो है वो BN राव ने किया, ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने बोला कि ग्वालियर के एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो अनिल मिश्रा नाम आपने लिया है, इस टाइप के बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से यूं बकवास का काम करते रहे हैं। इनकी वकालत और चीज़ चलती नहीं है। और रही बात यह है कि जो वकील बने हैं, जो वकील और जो बन गए हैं, ये उसी संविधान से बने और उसी संविधान को पढ़ कर के ही बने और उसी संविधान के रोजी रोटी खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा है। और ये अपने एग्ज़ाम में वो ही लिख करके आए हैं। अब वो BN राव का नाम लें या किसी और का नाम लें, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर लें। अब चूँकि मानसिक रूप से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड टाइप लोग होते हैं, ये मुद्दे अक्सर उठाते रहते हैं। ये किसी इनमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने या इनके बात ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी कहते रहें, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। तो BN राव साहब कौन थे? ये BN राव साहब, BN राव साहब का नाम वो जिक्र अक्सर आता है, बाबा साहब के साथ आता है। उनके असिस्टेंट थे, सहयोगी थे। संविधान निर्माता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब। उन्होंने कहा है कि BN राव साहब ने ही जो आर्टिकल संविधान में लिखे हैं वो सारे आर्टिकल उन्होंने तैयार किए हैं। आर्टिकल उन्होंने लिखे, बाबा साहब ने तो कोई आर्टिकल तैयार नहीं किया है। ये तो आप अनिल मिश्रा कह सकते हैं, लेकिन अनिल मिश्रा इस बात का एक कोई एफिडेविट दे दें और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दे दें। वो तो खुद वकील है, उन्हें पैसा तो देना नहीं है, फीस देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की फोटो, वो एक स्टैचू बनी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस आते हैं, फूल चढ़ाते हैं उनके चरणों में, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये इनको बोले कि आप देशद्रोही हैं और गद्दार हैं, आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं। और संविधान और संसद में जो बाबा साहब की स्टैचू भी लगी थी, संसद भवन में उनके फ़ोटो भी लगी है, और उस पर जो सारे लोग जा कर के इनके समर्थक भी कहो या और पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, कुछ भी बड़े, उन्होंने तो डिग्री पे भी सवाल खड़े किए हैं कि डिग्री 32 डिग्रियां कहाँ थी। तो ये अब गूगल सर्च करते हैं कि नहीं करते? आजकल मोबाइल का ज़माना है और बहुत सारी मामूली सी चीज़ होती है, हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वैसे ही देते हैं, बातचीत भी करते हैं। जरा कर लें गूगल, और गूगल पे कर दें क्लेम कि भाई आप गलत छाप रहे हैं। गूगल में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने BA कहाँ से की, MA कहाँ से की, किस सन में की, कौन सी डिग्री करी, कोलंबिया से कहाँ से की, स्कूल ऑफ लंदन से क्या किया था, कौन सी डिग्री की थी, कहाँ से उन्होंने MA किया, MSc किया, PhD किया, DSc किया, DLIT की। अब DLIT के भी पूछ लिया जाए तो बोलने लगेंगे DLIT डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अरे भैया, डॉक्टर ऑफ लेटर्स। तो अब बार एट लॉ किया तो उस लिखा है कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन, कि किस टाइम पर, यानी किस सन में, किस जगह से कौन सी डिग्री ली, उसमें क्या दिक्कत है, सर्च कर लें या उन लोगों को क्लेम कर दें। भाई वकील हो, पैसा तो किसी को देना नहीं है, चले जाए। यूं मुंह फाड़ने से या
कहीं कुछ बकवास करने से होता क्या है, अता पता तो है नहीं। वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात इतनी दमखम हो, हिंदू राष्ट्र इन्हीं के कहने से तो हो नहीं जाएगा। हिंदू राष्ट्र जरा कहें अपनी सरकारों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सांसदों से कि आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो और कहो। तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक कुछ सिरफिरे और ना समझे लोगों का शिगुफा है, इसमें कोई दम नहीं है। भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कि सीधा सीधे आया कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोई इनका अपना संविधान, कोई शासन व्यवस्था, कोई सिस्टम कहीं से कहीं कुछ नहीं है और ना ये बना सकते हैं ना लागू कर सकते हैं। हमारी मांग उनसे यही है कि आप पहले हिंदू राष्ट्र कैसे चलेगा वो संविधान, वो कानून, वो व्यवस्था स्पष्ट कर दें। जी चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं। अब आपका लक्ष्य क्या है और किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि इस समय जो जकड़ा हुआ है समाज, कहीं ना कहीं देखा जाए अंधविश्वास, पाखंडवाद, तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? जो अंधविश्वास चलता है, पाखंड चलता है, अंधविश्वास और पाखंड जैसी चीजें बुद्ध के जमाने में भी थी, आज से 2500 साल पहले, और उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ ही समानतावाद, शिक्षा और बराबरी की बात की थी। और वो कर पाए थे मेडिटेशन से, ध्यान, विपश्यना। वो चीज आज से 2500 साल पहले और उससे पहले भी सत्य थी, सही थी, वो आज भी है। बस बीच बीच में कुछ ऐसी सरकारें, ऐसे लोग आए जिन्होंने पाखंडवाद, अधर्म और अंधविश्वास को बढ़ावा किया, जो अभी की सरकार कर रही है। तो मैं वही काम फिर से करने वाला हूं जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने किया था कि मेडिटेशन से आदमी की चेतना, कॉन्शसनेस को जगाया था। आज क्वांटम कॉन्शसनेस की बात होती है, क्वांटम कॉन्शसनेस, क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शसनेस की बात होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भी और आगे चले जाओ। तो जब हम ये बात करेंगे तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस पैदा होगी, तब हम सही को सही और गलत को गलत देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तब हम किसी के कहने पर और किसी शास्त्र के हिसाब से ना चल करके जो हम देखेंगे साइंटिफिकली वैसे करेंगे, वो काम करेंगे और समझेंगे। तो मेडिटेशन से कॉन्शसनेस बढ़ती है, इंटेलिजेंस पे हम पहुंचते हैं, हम उसी पे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक संस्था बनाई है, विवेक मेडिटेशन एंड स्पिरिट रिसर्च सेंटर, भोपाल में मैंने रजिस्टर्ड कराया है। इसी पे मैं लेक्चर देता हूँ, काम करता हूँ। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स और स्पिरिचुअल, आध्यात्म, बुद्ध, इन दोनों की बात करता हूँ। जो पिछले लगभग 100 साल से, जब से क्वांटम फिजिक्स आई है, जो साइंटिस्ट मैक्स प्लांक उनके थे, संस्थापक कहते हैं, नील्स बोर हैं, हिगिंस थ्योरी है, श्रोडिंगर हैं, वो हैं। फिर हमने डेविड बोहम का नाम लिया, उनके मित्र थे आइंस्टाइन ने जरूर थोड़ा सा विरोध किया था, लेकिन बाद में कहा कि भाई हो सकता है। तो आज बात करती है क्वांटम टनलिंग की बात, क्वांटम एंटेंगल की बात, यानी कि दो कितनी भी दूरी पर हो पार्टिकल जुड़े रहते हैं, वो हम मेडिटेशन से जान सकते हैं। तो हम नई पीढ़ी को कहेंगे मेडिटेशन को मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से समझिए और जानिए। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आज प्रोफेसर डॉक्टर चमला हिंडोलिया जी के साथ हमने बहुत से मुद्दों पर चर्चा की है, और इस चर्चा में जो नाम निकल करके आया है वो फूल सिंह वरैया का, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सीएम फेस के रूप में उनको देखना चाहते हैं। लेकिन जनता तय करेगी फेस कौन होगा और पार्टियां तय करेंगी फेस कौन होगा। फिलहाल इसको आप पर छोड़ देते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ इंटरव्यू में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। थैंक यू।